इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें बेसिकली स्टार्टिंग में अगर बात करें, स्टार्टिंग में तो आपको जो ऐसे दे रखा है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल क्या क्या थे, कि जो हमारी मेन इकोनॉमी थी वो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, और जो मैंने हैंडीक्राफ्ट के ऊपर काम किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पर इसको जो सिचुएशन थी इस टाइम के कॉलोनियल रूल था, उस टाइम हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नेशनल इनकम काफ़ी कम थी, पर कैपिटल इनकम भी कम थी। इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है वी के आर वी राव, आर.सी. देसाई, ये सब जो लोग थे, विलियम डिक्वे या दादाभाई नौरोजी थे, ये वो लोग थे जिन्होंने इस पर इन्होंने स्टडी करी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जो में स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर था। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट जो रुकी हुई होती है। तो सबसे पहला रीजन था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? जमींदार लोग जो थे वो काम करवाते थे फार्मर से, और सारे के सारे जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को दिया करते थे। अच्छा, कमर्शलाइजेशन में एग्रीकल्चर का कमर्शलाइज कर दिया गया था। सिर्फ उस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है जहाँ से उनको अर्निंग होती थी। कैश क्रॉप की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम थी। प्रोडक्टिविटी क्यों कम थी? क्यों? इसके पीछे रीज़न ये था, जब फार्मिंग ढंग से नहीं होगी, काम ढंग से नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी बेटर नहीं होगी। फिर आता है स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्कैर्सिटी, क्योंकि हर सेक्टर में हर लोगों को ये उम्मीद होती है कि जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। लेकिन दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यहाँ पे होती है कि इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, फिर आया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है? तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन कर दिया गया था। डिक्लाइन करने का मेन रीज़न ये था क्योंकि ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे जो हम फाइनेंशियल वीक हो जाए। जब तक इंडिया फाइनेंशियल वीक नहीं होगा वो ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानेगा। तो फाइनेंशियल वीक कैसे किया? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यहाँ पे गुडविल बनी थी हैंडीक्राफ्ट की, तो हैंडीक्राफ्ट को डाउन कर दिया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। अब जब हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और आपका जो इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको फिनिश गुड्स को। ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा कमी थी उसकी। फिर बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की। तो फॉरेन ट्रेड में मेन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मेन क्या काम करता था? ब्रिटेन हमसे ही चीज़ लेके हम ही बना के वापस दे दिया करता था। ठीक है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल में मोर देन 50% आप ब्रिटेन के साथ ट्रेड करेंगे, और रिमेनिंग जो है वो आपका ईरान, चाइना और आपका श्रीलंका के साथ आप ब्लॉक करेंगे। ठीक है, वो करेंगे। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बहुत ज़्यादा जो हमारा वेल्थ थी वो ड्रेन कर दिया था उस टाइम। जैसे सुएज कैनाल पे क्वेश्चन आता है, सेपरेट सुएज कैनाल कब बना था, क्या हुआ था? 1869 के अंदर सुएज कैनाल ओपन हुआ था, और इसमें जो मेन बेनिफिट ये होता, पहले आपको घूम के जाना पड़ता था साउथ अफ्रीका से, अब उन्होंने बीच में से शॉर्ट बना दिया। ठीक है, और जो बनता है हाँ जी, कम टाइम के अंदर आपका आना जाना होगा। डेमोग्राफिक कंडीशंस बात करें तो फर्स्ट सेंसस जो होता है वो आपका 1881 के हुआ था। उसके हर 10 साल के बाद आपका सेंसस स्टार्ट कर दिया था। तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन रीजन था इसके बाद से फिर गैप आना स्टार्ट हो गया था बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर। अब जैसे हम बात करते हैं हाई बर्थ रेट, डेथ रेट था, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम था, 16% लेस देन था, यानी लेस देन 16% था। और अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें अप्रॉक्स 7% था यहाँ पर। ठीक है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ज़्यादा कम था। अगर देखें 32 ईयर्स था ओनली, और आज की डेट में अप्रॉक्स अगर देखें 69 ईयर्स के बीच में। फिर हम बात करते हैं वाइड स्टेट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। ऑक्यूपेशन सेक्शन बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर से जो सबसे ज़्यादा लोग जो थे डिमांड थे आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेन चीज़ वही था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, इस पर ज़्यादा 72% अप्रॉक्स जो लोग डिपेंडेंट थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स की बात आती है, रेलवेज की बात आती है। जो फर्स्ट रेलवे चला था आपका 1853 के अंदर अगर बात करें, आपका फर्स्ट जो ट्रायल चला था मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर था, 16 अप्रैल 1853 के अंदर चला था। अच्छा, इसके बाद करते हैं एयर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, फिर कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसके बिहार पर आपका स्ट्रक्चर चलता है। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर था। फिर हम बात करते हैं हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश रूल, क्या क्या ब्रिटिश रूल के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेटर हुआ, चेक ऑन फेमाइंस, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। पहले जो बार्टर सिस्टम था वो खत्म करके मॉनेटरी इकोनॉमी पे लेकर आए, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया। एक काम करने का जो तरीका होता है उसको से इन्होंने किया। स्टेट ऑफ इकोनॉमी द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल इकोनॉमी थी हमारी, सेमी फेडरल इकोनॉमी थी, यानी प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, इकोनॉमी रुकी हुई थी, बैकवर्ड इकोनॉमी क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी आपकी, पर कैपिटल इनकम कम थी, ट्रेडिशनल ऑफ मेथड जो हम यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में सब बैकवर्ड थे, और डेप्रिशिएट इकोनॉमी डाउन होती जा रही थी। और प्लेटेड इकोनॉमी के अंदर बात करते हैं डिवाइड एंड रूल,
मेन काम जो ब्रिटेन का था वो ये था, डिवाइड एंड रूल करके उन्होंने अपने आप को मैनेजमेंट किया। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में फिलहाल ये था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में स्टडी करेंगे भी कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कितने तरह की गुड्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स होती है। फिर बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस की हम बात करें तो किस तरह से हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। टेक्निक की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक। द फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अनदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, और होम टू प्रोड्यूस किस सोसाइटी के लिए वो काम करना है, जिसके लिए पूरा प्रोडक्ट्स के लिए करना है। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम थ्री पार्ट में डिवाइड किया इकोनॉमी को। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर हम बात करते हैं अर्निंग मोटिव के लिए, यहाँ पे कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। जबकि हम बात करें यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ कंट्रोल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है और यहाँ पे दोनों ही सेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, फिर बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग हमने बात की। इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली क्या होता है कि सिस्टमेटिक वे से, लाइक जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, इस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग करना क्या था कि हमने 1 अप्रैल 1951 के अंदर आपका फर्स्ट 5 प्लान बना। और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये था कि आप किस किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, कैसे पॉवर्टी को रिमूव करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करेंगे, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे। ये इनका मेन मोटो था। तो जैसे गोल ऑफ 5 ईयर्स प्लान की हम रिगार्डिंग बात करते हैं तो एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। सबसे पहले बेसिक जो गोल थे वो थे कंट्री में ग्रोथ करना। कंट्री में ग्रोथ करना इसलिए इंपॉर्टेंट था, जब कंट्री में ग्रोथ होगा तभी कंट्री में जीडीपी इंक्रीज होगी। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, आपका सेल्फ रिलायंस, यानी सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम अपने कंट्री में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें या इतना हम बेटर यूटिलाइज करें रिसोर्सेज कि हम दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, अच्छा इक्विटी, यानी इक्विटी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि हम रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करें और इक्विटी लेवल पे यानी जो है आपका रिचर्स और पुअर सोसाइटी के बीच में बैलेंस बना के रखिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़े 1950 टू 1990 यानी 40 ईयर्स की इकोनॉमी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो जो 1947 तक हुआ या 1950 से पहले हुआ, अब इसमें इंप्रूवमेंट्स हमें दिखा रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी? लो प्रोडक्टिविटी कम थी, पहले भी थी और अभी भी थी। ठीक है, डिसगाइज इन एम्प्लॉयमेंट, 10 की रिक्वायरमेंट है 12 लोग काम कर रहे हैं। फिर आते यहाँ पे हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, जो बारिश होगी तभी जो है कंट्री के अंदर क्या होगा, इरिगेशन टेक्निक्स वो सब बेटर नहीं थी। सबसे फार्मिंग थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते। कन्फ्लिक्ट थे टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में। कन्फ्लिक्ट जो होते हैं पेमेंट के हिसाब से होते हैं, पेमेंट टाइम पे नहीं होती थी, ये इशूज़ होते थे। ऐसा स्मॉल लैंड होल्डिंग, थोड़ी ज़मीनें थी, थोड़ी ज़मीनें होने की वजह से प्रोडक्टिविटी पूरी नहीं हो पाती थी। कुछ पॉलिसीज़ बनाई इसके लिए, जैसे लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवोल्यूशन। तो लैंड रिफॉर्म में लैंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे उनको रिमूव किया गया ताकि प्रोडक्टिविटी बेटर हो सके और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिजल्ट्स बेटर आ सके। जैसे लाइक एब्लिशन ऑफ इंडिमिनिटी, जो मीडिएटर्स उनको रिमूव किया गया। ठीक है, लैंड सीलिंग रखी गई, एक पर्टिकुलर लिमिट रखी गई कि एक इंडिविजुअल के पास इतना लैंड रहेगा। फिर ग्रीनवेशन की बात करें तो ग्रीनवेशन बेसिकली एक ग्रीनवेशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी और मिकल सीड्स स्पेशली फॉर द व्हीट एंड राइस। सिर्फ व्हीट और राइस में अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट्स हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स जो इंक्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने की वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई और हम पास जो है बहुत लार्ज स्केल पे व्हीट और राइस का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसको शुरू किसने किया था? इसकी बात करते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं, इन्होंने अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, इन्होंने फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है इनको, इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, इन्होंने जो लाइक सर्वे किया या इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने ये किया। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बढ़े इनोवेशन के। अटेंडिंग मार्केटेबल सरप्लस, जो मार्केटेबल सरप्लस थी वो बढ़ गई। उसके बाद हम बात करते हैं बफर स्टॉक ऑफ फ्रूट ग्रेन, बेनिफिट ऑफ लो इनकम ग्रुप, जो जिनको पैसे की कमी थी, उनके पास शॉर्टेज थी इनकम की, उन्होंने थोड़ा जैसे तैसे करके इस सीड्स का यूज़ करा। जब सीड्स का यूज़ कर पाए अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट्स हुए। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ मेरिट्स, कुछ डिमेरिट्स भी थे कि रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, जाहिर सी बात है केमिकल्स का आपने यूज़ करा, केमिकल का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हेल्थ के ऊपर, इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज काफ़ी थे। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इक्वालिटी, जो रिचर फार्मर्स थे उन्होंने सीड्स परचेज कर ली थी, जो पुअर्स थे बेचारे वो रह गए। ठीक है, ये चीज़ आती है। अब ना यहाँ पर एक सेपरेट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सब्सिडीज़ के अगेंस्ट में और फेवर में, तो कुछ इकोनॉमिक्स के कहना है सब्सिडीज़ देनी चाहिए, कुछ कहते हैं इकोनॉमिक्स से सब्सिडीज़ नहीं देनी चाहिए। जो कहते हैं सब्सिडीज देनी चाहिए, वो कहते हैं द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज ऑफ फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी रिस्की बिजनेस। भाई इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर एक रिस्की बिजनेस है। रिस्की बिजनेस होने की वजह से सर्टेनिटी नहीं होती इनकम की, जिसकी वजह से भाई सब्सिडीज देनी चाहिए।
मेजोरिटी फार्मर जो पुअर है उनके साथ बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, इनक्वालिटीज जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमें सब्सिडीज देनी चाहिए फेवर में। अगेंस्ट वाले कहते हैं भाई देखो बेनिफिट टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और प्रोसेसर फार्मर्स। जो फार्मर्स होते हैं एक्चुअल में क्या होता है, जो रिचर फार्मर्स है वो भी ऐसा शो करके सेटअप करके सब्सिडीज ले लेते हैं, तो रिचर को ज़्यादा फायदा होता है, पुअर्स बेचारे रह जाते हैं। फिस्कल बर्डन एक अननेसेसरी देखा जाता है, इकोनॉमी में बर्डन ही है। हम सब्सिडीज दे रहे हैं, गवर्नमेंट अगर डिस्काउंट दे रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब गवर्नमेंट डिस्काउंट देगी तो एक बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट बजट के अंदर दिक्कतें आती, ठीक है। अच्छा, फिर आता है सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, प्राइस सिग्नल सब्सिडीज में आल्सो भी बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, दोनों पे बेनिफिशियल है। सब्सिडी में लीड टू द वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, एक थोड़ा सा फायदा ये होता है कि जब किसी चीज़ की सब्सिडीज मिलती है वो चीज़ सस्ती हो जाती है, जब वो चीज़ें सस्ती होती है कोशिश की जाती है उसको बेटर यूटिलाइज करने की। ये तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पढ़ने आ रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल प्राइवेट सेक्टर। देखिए पैसे की कमी थी प्राइवेट सेक्टर के पास, इसलिए सारा सा बर्डन किस पर था, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था, जिसकी वजह से बर्डन आपका गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर पड़ रहा था। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 IPRF। अब 1956 के अंदर सेटअप बनाया गया कि हम क्लासीफाई करेंगे इंडस्ट्रीज को, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल में अगर हम बात करें कहते हैं फर्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो 17 इंडस्ट्रीज थी, इनको रखा एटॉमिक एनर्जी, हैवी कोड इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट और आपका ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सारा। शेड्यूल बी में हमने 12 इंडस्ट्रीज रखी और रिमेनिंग जो बची कुछ आपकी रिमेनिंग थी वो आपने यहाँ पर यूटिलाइज करी, ठीक है। इसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस का था, पहले लाइसेंस के अगर आपको सेटिंग फॉर न्यू इंडस्ट्री तो लाइसेंस चाहिए, एक्सपेंशन करना तो लाइसेंस चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन है तो आपको लाइसेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें लाइसेंस थी। फिर हम SSI की रिगार्डिंग बात करते हैं, SSI में सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि कब इसका जो कमेटी बनी थी, काफ कमेटी कब बनी थी, 1955 के अंदर ये आपकी कमेटी बनी थी, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी SSI, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी वो कौन सी यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आपका हैंडमेड प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे लिमेंटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इजली मिल जाता है। नीड फॉर प्रोडक्शन बिग फार्म्स, कुछ रिजर्वेशंस होते हैं प्रोडक्ट्स के या वेरियस कंसेशन मिलते हैं SSI को, जिससे एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटीज प्रोवाइड हो जाए मल्टीनेशनल कंपनीज या जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनसे मिल जाती है। फिर फॉरेन ट्रेड की रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड में था हमारा कि हमने ट्रेड पॉलिसीज अपनाई, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी मैं बाहर से चीज़ ना मंगा कर अपनी कंट्री की चीज़ बनाना शुरू कर दी, ये आपका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर बात करने के प्रोडक्शन था, इसमें टैरिफ और कोटाज के थ्रू, टैरिफ और कोटाज के थ्रू हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बाउंडेशंस बनाई, जिसकी वजह से हमें बाहर चीज़ें लाना हमने बंद कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 30 की तरफ आ जाइए। चैप्टर नंबर 30 था अपना LPG 1991, 1950 से लेकर 1990 की इकोनॉमी हमने पढ़ ली, 1947 की हमने कंडीशन पढ़ ली, सिचुएशन पढ़ ली। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, हम पढ़ने जा रहे हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें बेसिकली था क्या कि हमने रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज का मतलब होता है कि जो चीज़ आप कर रहे थे उसमें आप नए तरीके से आपने करना स्टार्ट किया। इसमें रीजंस क्या थे, सबसे पहले पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। 1951 से लेकर 1990 तक हमने देखा कंडीशन बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, जितना मैनेज करना चाहिए था मैनेज नहीं कर पाना, जितना गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी। रीजन बहुत सारे रीजन थे, डेफिसिट ऑफ BOP, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, और डिसइक्विलिब्रियम हो गया BOP के अंदर, इन्फ्लेशन प्रेशर, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जब हमें रिफॉर्म करना पड़ा। फॉरेन रिजर्व, हमारा जो फॉरेक्स था, फॉरेन एक्सचेंज जो था हमारा वो रिड्यूस होता चला जा रहा था, तो बड़ी दिक्कत थी। ह्यूज बर्डन डेब्ट, उधार बहुत ले रखा था कंट्री ने, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या काम करा, फिर हमने LPG को इंट्रोड्यूस किया। जो इसमें न्यू पॉलिसीज थी, इसमें स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स थे। तो सबसे पहले पढ़ने जाते हैं लिबरलाइजेशन, यानी क्या मतलब होता है लिबरलाइजेशन, मतलब लिबर्टी, इट्स लाइक का कहते हैं कि लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड अ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखी थी प्राइवेट सेक्टर पर वो खत्म कर दी, जो अननेसेसरी बर्डन डाला था वो रिमूव कर दिया। इससे क्या क्या चेंजेस हुए, सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म हुआ, लाइसेंसिंग हमने खत्म कर दी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी जो स्पेसिफिक थी उन्हीं के 5 इंडस्ट्री छोड़ के सबका लाइसेंस हमने हटा दिया। लेकिन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अब हमें पता चल गया प्राइवेट सेक्टर इनसे काम नहीं कर पाता, 17 इंडस्ट्रीज ही प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में, वो रिड्यूस करके हम 8 इंडस्ट्रीज पे ले आए। अच्छा, डी रिजर्वेशन अंडर SSI, जो हमने पहले रिजर्व कर रखा था एरिया कि इसी एरिया में SSI काम करेगी, वो हमने रिजर्व कर दिया। मोनोपोलीज एंड
MRTP एक्ट की अगर रिगार्डिंग हम बात करें तो इसमें हम बेसिकली वही था कि जो हमारी जो लार्ज कंपनी थी जो उन्होंने लाइक अप्रूव अंडरटेकिंग एमग्लमेट कर दिया, मर्ज कर दिया। वही छोटी कंपनी सपोज फॉर एग्जांपल VI वोडाफोन और आइडिया था, तो आइडिया से नहीं हो रहा था, उसने मर्ज कर दिया वोडाफोन का। इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। फाइनेंशियल रिफॉर्म में क्या करा, हमने चेंज रोल ऑफ RBI का रोल चेंज कर दिया। सारा का सारा जो बर्डन RBI पे था हम थोड़ा उसको रिलैक्स करा, मूव करा। और जो प्राइवेट सेक्टर का एक हमने प्रायोरिटी दिया, प्राइवेट बैंक में हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने लिमिट बढ़ा दी फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट की उसकी लिमिट बढ़ा दी, और हमने जो एक्सपेंशन प्रोसेस थी उसको इंक्रीज किया। टैक्स रिफॉर्म में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें हमने रिफॉर्म करा। रिफॉर्म इस तरह से करा ताकि कंट्री के अंदर मोस्टली टैक्स का ज़्यादा यूज़ हो, और आज की डेट में आपको पता है टैक्स का क्या हिसाब है ज़्यादा ही कुछ। रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स में हमने रैशनलाइज करा, चेंज करा, रिफॉर्म करा। डायरेक्ट टैक्सेस में हमने सिम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, हमने सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस का कि भाई इसलिए आराम से इंसान टैक्स का कर सकता है। फिर था फाइनेंशियल रिफॉर्म। फाइनेंशियल में क्या रिफॉर्म करा के डिवैल्यूएशन डिवैल्यूट करने रुपीज़ को, रुपीज़ की वैल्यू डाउन करने का फायदा क्या हुआ, डाउन करने से वो जब आप अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन करते हो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है आपका। मार्केट डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको हमने डिटरमाइन किया। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के अंदर बात करें तो रिमूवल, हमने जो कोटाज वगैरह थे, क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी, उसको रिमूव कर दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ खत्म कर दी हमने, रिडक्शन कर दिया इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को, और रिलैक्सेशन दे दिया हमने इम्पोर्ट लाइसेंस सिस्टम। हमने वो काम जो कॉम्प्लिकेटेड थे, कॉम्प्लिकेशन जिसमें ज़्यादा थी, वो सारी रिमूव कर दी। ठीक है, फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द शेडिंग ऑफ ऑनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, यानी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेना अपने डील के अंदर, ये प्राइवेटाइजेशन में आता है। इसमें जो मेन दो तरीके थे, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और एक था डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं महारत्ना, नवरत्ना। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट अपने सेक्टर को सेल कर देती है, और प्राइवेट सेक्टर अपने शेयर सेल कर देती है। एग्जैक्टली। ग्लोबलाइजेशन की मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल। यानी अपनी इकोनॉमी को उतना इंटीग्रेट कर लेना ताकि इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमाइज हम क्या काम कर सकें, इकोनॉमी बिजनेस कर सकें अपने कंट्री दूसरी कंट्री के साथ। कुछ चेंजेस आए इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि ग्लोबल मार्केट बढ़ गया, आपका एडवांस टेक्नोलॉजी है आपके पास, बेटर फ्यूचर हो गया, बेटर पर्सपेक्टिव, स्किल्ड पीपल्स आपके पास आ गए। अगेंस्ट में क्या हुआ, अपनी जो कंट्री की जो कल्चर है उस पर इम्पैक्ट पड़ा नेगेटिव। पहले लोग आलू पराठे खाते थे, अब लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइज वेलफेयर के साथ अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जैसे मल्टीनेशनल कंपनी को ये मतलब नहीं कि उसका इम्पैक्ट, उसके प्रोडक्ट का इम्पैक्ट आपकी कंट्री पे क्या पड़ रहा है, उसको अपने प्रोडक्ट से बेचना है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द हायरिंग बिजनेस सर्विस for external sources mostly from other countries which were previously provided internally or within the country। और आप सर्विस प्रोवाइडर लाइक IT सेक्टर की बात करें, सबसे चीप एंड बेस्ट जो हमें लेबर मिलती है कहाँ से मिलती है, इंडिया के अंदर मिलती है। ठीक है, और स्किल्ड भी, ऐसे नहीं अनस्किल्ड है, स्किल्ड भी मिलेगी और चीप एंड बेस्ट मिलेगी। इसी वजह से जो आपने देखा मल्टीनेशनल कंपनी जो लोग नाइट जॉब कर रहे हैं, खासतौर से जॉब कॉल सेंटर की बात करें, वीडियो की बात करें, तो वहाँ पे आपको इंडियंस आराम से, अच्छा उनको इंडिया वालों के हिसाब से 50,000 रुपये एक अमाउंट है बड़ा, वो US वाले के लिए कुछ भी नहीं है, वो चीज़ आती है। ये तो खुद भी आता, अपने कज़न को भी ले आता, भाई 50,000 मिलेंगे चलने जाओ। नेक्स्ट आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो पहले ये गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ 1948 के अंदर, और 23 कंट्रीज थे इसमें। नाउ 1995 के अंदर ये WTO बना, और इसमें अब जो कंट्रीज है 164 कंट्रीज है। जब आप इसके मेंबर्स बन गए एज इंडिया जब इसका मेंबर है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उसमें। ठीक है जी। LPG के कुछ आर्गूमेंट्स और अगेंस्ट की बात करें तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ गया। अगर हम आर्गूमेंट्स हम फेवर की बात करें तो FDI आपका बढ़ गया, और फॉरेन एक्सचेंज में भी इंक्रीमेंट हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ गया, कंट्रोल इन्फ्लेशन में कंट्रोल किया आपने, और इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बढ़ गया। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ा, क्योंकि कंट्री में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लोग तो बेरोजगार होंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट कर दिया इन्होंने, ये बड़ी दिक्कत कर दी। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। इनफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो इनफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा, डिसइन्वेस्टमेंट का जो पर्पस था करने का वो सक्सेसफुल नहीं पाया। ठीक है, इनफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी, जो टैक्स की पॉलिसी थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं पाई। फिर आता डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 के अंदर ये हुआ था, और बेसिकली आपको इसमें देखिए 500, 100 के 1000 के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए थे,
जो मेन पर्पस था उसका पर्पस का ये था कंट्री के अंदर जो है आपका ब्लैक मनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें थी ओवर, ठीक है। 2016 में 8 नवंबर 2016 करेक्ट 8 o'clock मोदी जी ने कहा था कि कल से जो ये नोट है वो लीगल टेंडर में पाएंगे। जीएसटी के रिगार्डिंग बात करें, आपका बेसिकली 1 जुलाई 2017 के अंदर इसका सेटअप किया और जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। इसका मेन जो स्लोगन था वो था 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। और ये इसमें सेंट्रल जीएसटी हो गया, SGST हो गया, IGST हो गया। इसी कुछ फैक्ट्स हैं कि भाई सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर बन जाए, फैक्ट ऑन प्राइजेस, कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस और एक इनवॉइस मैचिंग हो जाए। पहले क्या होता था भाई टैक्स को छोड़ जा रहा है, देखो छोड़ देना, इस तरह से होता है। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सबसे पहले हम चीज़ पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। देखिए फिजिकल कैपिटल इट इंक्लूड ऑल दोज इनपुट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन लाइक अ प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। अगर हम बात करें अभी ह्यूमन कैपिटल के रिकॉर्डिंग, तो ह्यूमन कैपिटल इट रेफर्स टू द स्किल्स व्हिच अ पर्सन एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड द एक्सपीरियंस एडिंग टू हिज या हर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। फिजिकल कैपिटल वो चीज़ होती है जो अपने ऑनर से अलग होती है। मतलब कोई कार है, कार को आप अलग कर सकते हो ऑनर से, लेकिन ह्यूमन कैपिटल एक पर्सन लाइक मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज हो मेरे माइंड के अंदर है, आप मुझसे मेरी इकोनॉमिक्स को अलग नहीं कर सकते। रेफरेंस के पढ़ने से बात करें टेंजिबिलिटी, फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होती है जबकि ह्यूमन कैपिटल टेंजिबल नहीं होती। डेप्रिसिएशन, फिजिकल कैपिटल पर डेप्रिसिएशन लगता है टाइम बीतने से, जबकि ह्यूमन कैपिटल में एप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। हाँ, अगर हेल्थ खराब हो जाए तो अलग बात है। मोबिलिटी की बात करें तो फिजिकल कैपिटल को इजीली मूव कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं, बट ह्यूमन कैपिटल में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाके किसी को पढ़ाना तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, या मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेपरेट आप फिजिकल कैपिटल में इजीली सेपरेट कर सकते हो ऑनर से, लेकिन ह्यूमन कैपिटल पॉसिबल नहीं होता। नेचर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें कि मेनली इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू आप फिजिकल कैपिटल बढ़ा सकते हो, और ह्यूमन कैपिटल जो होता है आपका सोशली और पार्शली अगर बात करें यहाँ पे ये जो प्रोसेसर होता है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर होता है। फॉर्मेशन की बात करें तो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और इसमें आपको पॉलिसी फॉर्मेशन के थ्रू काम करना पड़ता है। मीन्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन refers to the process of addition made to the stock of skill and capable people in the country over a period of time। नंबर ऑफ पर्सन जो बढ़ते चले जा रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं। सोर्सेज में आते हैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसका मतलब क्या, महंगी ट्यूशन लगाना, महंगी किताबें पढ़ना, महंगी कॉलेज में पढ़ना नहीं, आप सिस्टमेटिक वे से एक्सपेंडिचर करें एजुकेशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर और हेल्थ, जितनी आपकी हेल्थ बेटर रहेगी, हेल्थ इज अपर वेल्थ कहा जाता है, तो हेल्थ जितनी बेटर रहेगी उतनी आप में एनर्जी बेटर होगी, जितनी एनर्जी बेटर होगी उतना ही काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और तो जॉब ट्रेनिंग, और जॉब ट्रेनिंग के अंदर हम बात करें यहाँ पे बेसिकली कि आपको थ्योरिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, तब इसको बेनिफिट होता है। एक्सपेंडिचर माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर माइग्रेशन मतलब है कि अगर आप माइग्रेट करते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उस पर आप जो खर्चा करेंगे आपको इसमें आता है बेटा। फिर है आपका नेक्स्ट आपका कि एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, उतना ही लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ें पता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ह्यूमन कैपिटल प्रमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को तो ये चीज़ें पॉसिबल होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज, यानी अगर आप ह्यूमन कैपिटल के थ्रू आप काम को करेंगे तो फिजिकल जो कैपिटल है वो इम्प्रूव होती है। हाई प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्शन, एक स्किल्ड पर्सन जब किसी काम को करता है तो काम यहाँ पर आपका बेटर होता है। इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें विद्या ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड, यानी एक नई चीज़ को आप अडॉप्ट करते हैं तो नए तरीके से करते हैं, जैसे आज के में AI की हम बात के एग्जांपल लें वो चीज़ आती है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब आप सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर होती है। और कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जितना कंट्रोल करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ में उतना ही ज़्यादा कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम आती है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। कितना क्राउड है, तो क्राउड हमारे पास ज़्यादा है और रिसोर्स हमारे पास कम है। सीरियस इनएफिशिएंसी, कोई शॉर्टेज आती है यहाँ पे कि मैसिव इलिटरेसी, लोग एजुकेटेड नहीं है। जब एक इंसान एजुकेटेड नहीं होता तो काम को समझने के लिए उसके माइंड में एक चीज़ रहता है बस मैं ही सही हूँ,
सबसे बड़ा डिमेरिट्स होता है। बट कहते हैं ना जिस इंसान के अंदर मैं आ जाती तो वो फिर वो चीज़ों को समझता नहीं। ठीक है, ब्रेन ड्रेन, ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं और एजुकेशन कहाँ से थी? इंडिया से। MBBS इंडिया से करा, जॉब कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। तो ये ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा एक लॉस होता है हमारी कंट्री के अंदर। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, सर्वे बैलेंसेज हो रही हैं कंट्री के अंदर, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर तो बहुत है कंट्री में, लेकिन हम मैन पावर प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, बट उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, मतलब बुलेट ट्रेन के रिसोर्सेज नहीं है, बुलेट ट्रेन पॉसिबल नहीं चल पाएगी। ठीक है जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिगार्डिंग हम बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट आती है यहाँ पे कि जैसे कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यूजीसी होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। AICTE होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। अगर बात करें यूजीसी जो होती है अप्रूवल देता है, एनसीईआरटी एक आपका स्लैब बनाता है, एजुकेशन में बनाता है। AICTE जो होता है अप्रूवल होना चाहिए, बार काउंसिलिंग जो होता है लॉ के लिए होता है, और ये जो होता है आपका बीटेक के लिए होता है। ICMR आपका मेडिकल्स के लिए होता है। ऐसे सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि एजुकेशन के ऊपर, तो एजुकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एजुकेशन के भी यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा कहते हैं रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज, क्योंकि एजुकेशन में आपको नॉलेज मिल रही है। जब आप किसी चीज़ को यूज़ करने की आपको नॉलेज मिलेगी, आप उस काम को सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंड मोर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन टर्टियरी एजुकेशन द इंपॉर्टेंट सब ये चीज़ें अगर बात करें यहाँ पर, और खासतौर से अगर बात करें यहाँ पे कि एजुकेशन का थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एजुकेशन में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी फर्दर पर्पज इन एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करें, फ्यूचर की हम बात करें, तो कह रहे हैं एजुकेशन स्टिल डिस्टेंस, यानी हर किसी के लिए सरकार काम कर रही है, बट उसके बाद भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी हुआ कि पेरेंट्स की कॉल आती है कि सर वो बच्चा आना ही नहीं चाह रहा उसको, पेरेंट्स फीस देने के लिए रेडी हैं, टीचर्स पढ़ाने को रेडी हैं, हाँ बच्चा नहीं आ रहा, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। बच्चा खुद ही नहीं चाहता काम करना, बड़ी दिक्कत आती है। जेंडर वाइज की बात करें, बेटर देन बिफोर, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी सही हो गया। पहले गर्ल्स को उतना नहीं पढ़ने दिया करते थे, अब अच्छा पढ़ने दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, जिसकी वजह से 2015 में इंट्रोड्यूस होता है कि यहाँ पे मेन था कि भाई आप मोटिवेट करें गर्ल्स को पढ़ने के लिए। हायर एजुकेशन, अच्छा हायर एजुकेशन की बात करें तो फ्यू टीचर्स होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 10th में 20 लोग थे, 12th में आके वो 10 हो जाएंगे, ग्रेजुएशन में 5 हो जाएंगे, मास्टर्स में एक अकेला बचेगा। ये बड़ी दिक्कत आती है। तो जब तक आप एक हाई लेवल की स्टडी नहीं करते तो वहाँ पर आपको, अब डिस्कस करने आ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट यानी रूरल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट क्या कि जो प्रोसेस वहाँ पे ज़्यादा बहुत ही बैकवर्ड तरीका का, या रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं था, उसको सही करना, तो उससे जो भी इश्यूज थे उन्हें सही करने इश्यूज थे। The rural development refers to continuous and a comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life। जो भी rural life से रिलेटेड था ना, उसको इम्प्रूव करना। प्रोसेस क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हमें डेवलप करने, स्किल लिटरेसी की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और लैंड रिफॉर्म की रिगार्डिंग हम बात करेंगे, पॉवर्टी को रिमूव करने की रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी ऐसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप करें जैसे कि इकोनॉमी के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर बेटर लाइफ हो जाए। सबसे मेन चीज़ आती है आपका रूरल क्रेडिट। इस पर क्वेश्चन भी आपका आया था रूरल क्रेडिट के अंदर कि इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ credit due to long time gap between the crop sowing and the realization of income। टाइम होता है कि आज आपने काम किया और आपको पेमेंट काफ़ी टाइम बाद मिल रही है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम में सोर्सेज क्या होते हैं? 2 ही सोर्सेज होते हैं, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक होता है इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल आते हैं आपके मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स और रिच लैंडलॉर्ड, वो लोग जो कि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं बट ईजिली दे देते हैं। दूसरी प्रोसेस होता है आपके इंस्टीट्यूशनल, जिसमें आपके बैंक्स आते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रीजनल बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गया, या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं। ये वो होते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत ही कम होता है, पर लोन मिलने फॉर्मेलिटीज बहुत, प्रोबेबिलिटी कम होती है। इतनी फॉर्मेलिटीज होती है, बंदा खुद ही मना करता है, वैसे लोन चाहिए नहीं होता। ये सब चीज़ को ध्यान में एक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969, बैंकों को नेशनलाइज किया गया, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, बैंक सेटअप कर लिया करते रिसर्च के साथ, और जो बेचारे फार्मर्स होते थे या जो नीडी पर्सन होते थे वो रह जाते थे, उन्हें नहीं मिल पाता था। अच्छा, अगर हम बात करें नाबार्ड में सेपरेट क्वेश्चन आता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म हम बात करें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक अपेक्स बैंक माना जाता है, और इसका मेन जो मोटिव होता है ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और तो वो देखा जाए तो लार्ज स्केल पे लोन वगैरह सेंशन प्रोवाइड कराता है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ क्रेडिट अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग में था। सबसे पहले अगर बात करें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी रूरल बैंकिंग में, सबसे पहले इनसफिशिएंसी, पैसा ही नहीं था उनके पास। पैसा बैंक के पास तब आएगा जब ट्रांजेक्शन करेंगे, जब ट्रांजेक्शन करते हैं पैसा कहाँ से आएगा। डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिपेंडेंट थे इनफॉर्मल सिस्टम के अंदर। इनफॉर्मल सिस्टम में जब डिपेंड होगा तो फॉर्मल की तरफ आएगा नहीं। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज थे हमारे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर वे से नहीं थे, अनइक्वल थे। अमाउंट ऑफ सैंक्शन 10 लाख की रिक्वायरमेंट पर दे रहे हैं आपको 6 लाख 4 लाख, तो वहाँ इंसान थोड़ा सा कट ऑफ हो जाया करता था। लेस अटेंशन टू पुअर्स एंड मार्जिनल फार्मर, जो रिचर फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता था। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं हमेशा उन कंज्यूमर्स पे ध्यान देती है जहाँ पर उनको बेनिफिट ज़्यादा होना है। जी, अब बात करते हैं यहाँ पे कि ग्रोइंग ओवरड्यूज, उधार ले रखा है, पहले ही उधार क्लियर नहीं करा तो अब नया देने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। फिर आते तनवा की बात करते हैं। तमिलनाडु वुमेन एग्रीकल्चर 1980s के अंदर ये सेटअप था, और इसमें मेन जो था कि जो वुमेन्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना। फिर बात करें एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में, इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्रीज। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को उस जगह से उठाना जहाँ पर बन रहा है कस्टमर्स तक पहुँचाना। इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी? मैनिपुलेशन ऑफ बिग ट्रेडर्स, लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। अब ये सारी प्रॉब्लम होने के साथ साथ उन्हें क्या करना था, उनको बेचना पड़ता था। अच्छा, अब क्या हुआ कि इम्प्रूव कैसे किया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कैसे इम्प्रूव किया? सो मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम सबसे पहले बात करने जाएंगे यहाँ पे कि रेगुलेट मार्केट। रेगुलर मार्केटिंग यानी कंटिन्यू मार्केट के अंदर रेगुलेशन रखेंगे कंटिन्यू, ताकि लोग जो है वहाँ पे इजीली परचेज करने में उनको आसानी रहे। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेटर बनाएंगे, फिर हाउसेज हो गया, रेलवे हो गया, रोड हो गया, गोडाउन हो गया, जितना इसको बेटर बनाएंगे उतना आसानी रहेगी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग यानी जितने भी फार्मर्स हैं वो मिलबाल के काम करें। जब वो कॉपरेशन के साथ काम करेंगे, कोऑपरेटिव नेचर से काम करेंगे तो उस कंडीशन में उनको बेनिफिट मिल जाएगा। डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाएंगे। डिफरेंट पॉलिसीज़ की रिगार्डिंग हम बात करें यहाँ पर अगर तो कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया गया, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सारे प्रोसेस ऐसे थे जिससे गवर्नमेंट के थ्रू स्टेप ये यूज़ किए गए और इकोनॉमी के अंदर बेनिफिट्स हुए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल में और ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट, लाइक अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आदर्श मंडी पुणे हो गया, तो बाजार जो हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, और जावर सेंडीज जो हो गया आपका तमिलनाडु के अंदर। और अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी, जब अलायंस आप लाइक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाइप कर लोगे तो फार्मर्स को बेनिफिट हुआ, उनको फ़ायदा हुआ। डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हम बात करते हैं अलग अलग तरीके से, यानी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न और शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़। इसमें अगर बात करें डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे क्रॉप का होता है और एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का होता है। क्रॉप में तो अलग अलग होगा, लाइक जैसे आप वीट प्रोड्यूस करो, वीट से आपने राइस कर लिया या अदर आपको यूज़ कर लेते हैं। और अगर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग आता है। नॉन फार्म एरियाज में आता है, लाइक जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी सिस्टम हो गया, फिशिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। इससे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनोवेशन लाइक वाइट जो वो था वाइट ऑपरेशन फ्लड की हम बात करते हैं, तो आपको वाइट रिवोल्यूशन हो गया, रिलेटेड टू मिल्क हो गया। हॉर्टिकल्चर में हम बात करते हैं, यहाँ पे गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, कि गोल्डन रिवोल्यूशन में बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, जो कि आपको रिलेट करता है आपका वेजिटेबल फ्रूट्स के रिगार्डिंग। अच्छा, फिर हम बात करें आईटी सेक्टर के अंदर, तो आईटी सेक्टर में जैसे यहाँ पर बात करें कि आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस टू स्टोर एंड द ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। यानी इन्फॉर्मेशन को आईटी सेक्टर में मेन काम क्या होता है कि मेन काम ये होता है आईटी सेक्टर का इन्फॉर्मेशन को कस्टमर्स तक पहुँचाना, अपने अपने मैथड्स में यूज़ करना। सब डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग the form of agriculture that relies on the technique and the crop rotation, green manure, compost and biological waste control. In short, नेचुरल तरीके से आप चीज़ों को इस्तेमाल करें। बेनिफिट्स क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के? इकोनॉमिकल फार्मिंग होती है, ग्रेटर इनकम थ्रू एक्सपोर्ट होता है, प्रोवाइड हेल्दी फूड प्रोवाइड होते हैं, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो एम्प्लॉयमेंट सोर्स मिलता है, और सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट की सेफ्टी होती है, सस्टेन सोल ऑफ फर्टिलिटी होती है। ऐसे चैलेंजेस क्या थे ऑर्गेनिक के? भाई पॉपुलर कम है थोड़ा सा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग फैसिलिटीज है, लो यील्ड है, शॉर्टेज फूड
लिमिटेड लाइफ होती है, उसकी लाइफ कमी होती है और लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रॉब्लम, हर उसमें नहीं कर सकते। ये आपका था इसके अंदर चैप्टर। चलिए इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे किसी आप ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं जहाँ जिसके थ्रू आप जी वर्कर्स की बात करें, वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व विद सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। बात करें यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो अप्रॉक्स हमारी कंट्री में 471 मिलियन वर्कर्स हैं, जिसमें से 2/3 जो है आपका रूरल वर्कर्स है और आपके रिमेनिंग जो अर्बन है। 77% वर्कफोर्स जो है वो मेल है और रेस्ट ऑफ द फीमेल्स वर्कर्स है। लेबर फोर्स की रिगार्डिंग बात करें, लेबर फोर्स रेफर्स टू ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड ऑल दोज हु आर नॉट वर्किंग थ्रू सीइंग अ जॉब एंड अवेलेबल फॉर वर्क एंड विलिंग टू वर्क नॉट विलिंग वर्क। यानी वर्कफोर्स में आता है बेसिकली पर्सन, लेबर फोर्स में अगर हम बात करें पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क, दोनों का ऐड कर देंगे लेबर फोर्स जो काम करते हैं रेडी होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मली के पार्टिसिपेशन पीपल इन द एम्प्लॉयमेंट में, तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो होता है आपका टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। रेशियो के हिसाब से बात करें तो 51.7% रूरल एरियाज में मैन है और वुमेन्स है 17.5 जो वर्क हम बात कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं। अर्बन की बात करें तो 53.0 है मैन और 14.2 है वुमेन्स आपका अर्बन सेक्टर के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी जहाँ पर खुद का काम होता है, इंसान का खुद ऑनर होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट ये 2 तरह का होता है, रेगुलर और कैजुअल वर्कर। देखिए अब बात करें रेगुलर वर्कर की, तो रेगुलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जिन्हें सैलरीज वगैरह मिलती हैं। और अपना जो हम बात करें कैजुअल वर्कर की, इन्हें सैलरीज वगैरह या पर्टिकुलर का सिस्टम एक नहीं होता जिसमें इनको बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। रेगुलर वालों को बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, पीएफ वगैरह मिलता है, इसमें आपको कोई जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं होती। कैजुअल की हम बात करें, जब रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं 52% हो गया मेल वर्कर्स और 24% हो गया आपका कैजुअल हो गए और रेगुलर जो होते हैं आपके 24% है। और फीमेल की बात करें 52% है सेल्फ एम्प्लॉयड, 27% आपका कैजुअल और 21% आपका रेगुलर सैलरीड पर्सन्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ग्रोथ एंड चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। एक जॉबलेस ग्रोथ टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। जॉबलेस ग्रोथ रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कंट्री में जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, कंट्री में प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ रहा। यानी जितने वर्कर से काम कर रहे हैं उन्हीं से एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है। शॉर्ट ये आपका जॉबलेस ग्रोथ होता है। कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स की हम बात करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स। क्योंकि वही बात है कि जॉब से नहीं निकल रही, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलेगी तो इंसान मूव करेगा प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ये चीज़ आती है। इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर आता है। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ऑल द पब्लिक एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 और मोर हायर वर्कर द कॉल फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल में 10 से कम होती है। फॉर्मल में सारी फैसिलिटीज मिलती है आपको, इनफॉर्मल में फैसिलिटीज नहीं मिलती। सोशल बेनिफिट जो होता है आपको फॉर्मल में मिलेंगे, इनफॉर्मल नहीं मिलते। लेबर लॉज होते हैं फॉर्मल में होता है, इनफॉर्मल में नहीं होता। ट्रेड यूनियन की बात करें फॉर्मल में आपको मिलेगा, इनफॉर्मल में नहीं मिलेगा। अर्निंग की बात करें तो दे अर्न मोर देन इनफॉर्मल सेक्टर, बट जॉब्स नहीं अलग बात है। शीन वर्कफोर्स की बात करें तो सिर्फ 6% लोगों के पास फॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, बाकी 94% जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन विच द पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। अच्छा विद दैट नहीं है ना, ये चीज़ आती है। मतलब काम करना चाहता है, उसके पास स्किल्स है बट उसके पास काम नहीं मिल पा रहा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट इसमें आता है। अच्छा हम बात करें यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, 10 की रिक्वायरमेंट है, 12 लोग काम कर रहे हैं। एक होता है सीजन एम्प्लॉयमेंट, सीजन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिलता है इंसान को, ठीक है। लाइक काइट्स बनाने का टाइम है, दिल्ली में काइट्स होती हैं अगस्त के टाइम, 15 अगस्त के टाइम होती है। 15 अगस्त के टाइम वो आए अपना काइट्स बनाए, इसको अच्छे लगे फिर इसको वो चीज़ आती है। अच्छा ओपन एम्प्लॉयमेंट, ओपन एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है कि ओपनली सबको पता है कि भाई जॉब्स नहीं है, जॉब के लिए बंदा रेडी है, काम करने के लिए रेडी, बस उसको जॉब अवेलेबल नहीं मिल पा रही। कॉजेस क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? सबसे पहले आता है कि स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर बेटर नहीं है, रोड सही नहीं है, रेलवे सही नहीं, सब काम नहीं हो पा रहा ढंग से, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। अभी स्कूल में 10 लोगों ने इंटरव्यू दिया, पर सीट तो मिलेगी, एक को मिलेगी, तो बाकी लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना डेवलपमेंट नहीं जितना होना चाहिए। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम कि बस मार्क्स लेके आए, नंबर लेके आए, एक प्रैक्टिकल नहीं कि अगर आपको प्रैक्टिकली करोगे। प्रैक्टिकल नॉलेज का बेनिफिट ये होता है कि जब आप कंपनीज में जाते हो तो कंपनी को प्रैक्टिकल नॉलेज से मतलब होता है, आपकी थ्योरिटिकल नॉलेज से मतलब नहीं, किस सेंस में कि आपको लाइक अकाउंट्स अच्छी आती है, बिजनेस स्टडी अच्छी आती है, इकोनॉमिक्स अच्छी आती है, लेकिन प्रैक्टिकली आज जो कंपनी का वर्क है वो नहीं आता तो कंपनी आपको प्रायोरिटी नहीं देगी, वो चीज़ आती है। जैसे स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्लो रेट पर चल रही है, इंप्रूवमेंट जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा, डिक्लाइन कॉटेज SSI डिक्लाइन हो रही है, फॉल्टी प्लानिंग प्रॉपर वे से नहीं हो पा रही है, इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, लो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बेटर नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन लो होगा, स्लो होगा, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली दिक्कतें आनी है। अच्छा, क्या इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन आप ग्रोथ रेट को बढ़ाओ, कंट्रोल करो पॉपुलेशन पे, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप किया जाए, एंकरेजमेंट टू SSI को इंकरेज किया जाए, इंप्रूवमेंट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाए, इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनाए जिस कंट्री में ग्रोथ हो, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड स्किल ग्रोथ, स्किल्स पे काम किया जाए। जब आप स्किल्स पे काम करेंगे खुद ब खुद आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। गवर्नमेंट कौन कौन सी अच्छा मैन पावर प्लानिंग करें, हमारे पास मैन पावर बहुत है लेकिन उसकी प्लानिंग नहीं होने की वजह से हम रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज नहीं कर पाते। गवर्नमेंट ने अगर बात करें कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया 2005 के अंदर, इसमें 100 डेज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो समथिंग बेटर नथिंग, कुछ तो काम मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट ने, मनरेगा वगैरह की बात करें तो ये सारी चीज़ें थी। रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सारी योजनाएं बनाए ताकि इकोनॉमी। सो बात करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट इज डिफाइन द टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जितना भी सराउंडिंग है हमारा, तो सारा हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे उसमें बायोटिक चीज़ हो या बायोटिक चीज़ हो, यानी वो चीज़ें जो कि लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशेज, ये सब आपका बायोटिक में आता है। बायोटिक में आता है आपका लाइक एयर, वाटर, लैंड, जो फ्री। लैंड वैसे फ्री तो नहीं है, बहुत महंगी लैंड तो आजकल। फंक्शंस क्या होता है लैंड के? प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, वही रिसोर्सेज आपको मिलते हैं प्रोडक्शन के लिए, आप जो वेस्ट वगैरह होता है एब्जॉर्ब वगैरह कर लेती है, और एनवायरनमेंट से लाइफ हमारी सस्टेन होती है, बेटर होती है। और जो सर्विसेज होती हैं लाइक हिल स्टेशन की बात करें, या मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, सीनरी वगैरह, ये सब चीज़ें हमको एनवायरनमेंट की मिलती है। अच्छा, कैरिंग कैपेसिटी की रिगार्डिंग हम बात करते हैं, रिसोर्स एक्सटेंशन शुड रिमेन्स बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, और जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी रिमेन विद इन द ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए जितना वो कर सकती है। अगर एक्सेस हो जाएगी तो उस कंडीशन में वो चीज़ें हार्मफुल हो जाती हैं। लाइक जैसे हम गाजीपुर की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे तो जो बहुत बड़ा एक पहाड़ है घोड़े का, तो इससे सराउंडिंग होना बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। अच्छा, रीज़न क्या है? फिर एनवायरमेंटल क्राइसिस हो जाते हैं। एनवायरमेंटल क्राइसिस अगर when the resource extension is above the rate of regeneration of this resource and the waste generation are not within the estimated capacity of the environment। एनवायरमेंटल क्राइसिस में अगर बात करें, सबसे पहली चीज़ पॉपुलेशन की ज़्यादा बढ़ने से एनवायरमेंटल क्राइसिस होती है। आप जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसका जब इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है हमारी, और एयर वाटर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ों से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी। अच्छा, पहले के टाइम क्या था? पहले के ज़्यादा डिमांड कम थी, कम सप्लाई ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, तो पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती चले जा रही है, ये बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग हुई, वही पुराने कंसेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग की, जो आइस वगैरह मेल्ट होती है, हाँ ठीक है। और क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन की बात करें तो ओजोन के अंदर जो लेयर जो होती है वो आपका स्नोफॉल हो जाता है, तो काफ़ी जो ये आपका CFC जिसे बोलते हैं, आपका ये खतरनाक कार्बन्स की जो फ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्किन के अंदर, स्किन कैंसर के चांसेस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एनवायरनमेंट के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुछ चैलेंजेस थे इंडिया एनवायरनमेंट के अंदर, जब लैंड डिग्रेडेशन की रिगार्डिंग हम बात करें, लैंड डिग्रेडेशन आफ्टर जो डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सोल वाटर इनवेशन कंडीशन कॉमनली कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन में चीज़ें आती हैं, डिफॉरेस्टेशन में आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट कर रहे हैं, मतलब कटिंग कर रहे हैं पेड़ वगैरह की,
तो डिफॉरेस्टेशन डिफाइन द लार्ज स्केल कटिंग डाउन द ट्रीज और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सराउंडिंग दिल्ली के अगर आप देखें तो आसपास आपको पेड़ पौधे इतने नहीं मिलेंगे, ग्रीनरी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? रीज़न क्या है? फ्लैट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही है, इसकी वजह से सब चीज़ें करने पड़ती हैं। सोलर रीजन हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉसेज होते हैं, वाटर पोल्यूशन वही एयर पोल्यूशन आ गया आपका, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसके लिए एक बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 के अंदर बना था। इसका मेन काम था ये। अच्छा, फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट प्रोसेस दैट द मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। यानी आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करें ताकि आगे आने वाली जनरेशन का यूज़ कर सकें और वो ही देख सके कि पेट्रोल क्या था। अगर हम और आप आज ही पेट्रोल सारा ख़त्म कर देंगे तो हमारी जनरेशन बेचारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में ही घूमेगी। पता नहीं कि फ्यूचर में लाइक पेट्रोल हुआ भी पेट्रोल था, पेट्रोल से गाड़ी चलती थी ना। लाइक आज की डेट में देखा है तो वो धीरे धीरे जो अब डीजल की गाड़ियाँ ख़त्म होती जा रही, कम होती जा रही हैं, तो लोग डीजल की तरफ थोड़ा कम। अगर आप किसी बच्चे को डीजल हमारे डीजल भी होता है कुछ तो वो चीज़ आती है। How to achieve sustainable development? Restrict use of renewable resources, substitute non-renewable resources with renewable resources. जो चीज़ रिन्यू हो सकती है आप उसका यूटिलाइज करें, उसका यूज़ करें कंपेरेटिव जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। Become input efficient और कंट्रोल पॉल्यूशन और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन कंट्रोल तो टॉपिक हर जगह कर दो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम है कि डिमांड एक्सेस जब होती है तो इश्यूज आती है, सप्लाई कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है, स्ट्रेटजीज क्या आती है? यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल जैसे सीएनजी की बात करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज होती है, एस्टैब्लिशमेंट मिनी हाइडल प्लांट्स वगैरह बनाए इसके लिए। और आपका ट्रेडिशनल नॉलेज भी ज़रूरी है, यूज़ ऑफ बायो कंपोस्ट हो गया, कंट्रोल ऑफ बायो वेस्ट और चेंज इन सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजप्शन प्रोडक्शन। जो रिसोर्सेज को कोशिश की जाए जितना भी आपके पास रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज किया जाए जिससे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। इसके लिए आप कैंपिंग करें, इसके लिए आप पर्टिकुलर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस। सो बात करें यानी कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। यहाँ हम बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीनों का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे इंडिया आ गया था, कहाँ पे पाकिस्तान आ गया था, कहीं पे चाइना आ गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। देखिए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की अगर हम बात करते हैं सिमिलर, ऑल द थ्री नेशंस स्टार्ट देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बना आपका वो 1949 के अंदर हुआ। तीनों की तीनों कंट्री के अंदर 5 इयर्स प्लान यूज़ किए गए। वो अलग बात है इंडिया में 5 इयर्स प्लान आप यूज़ नहीं किए जाते। अच्छा, अगर बात करें एक और जो बात है यहाँ पर, वो बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था सिमिलर स्ट्रेटजी एज द क्रिएटिंग द लार्ज पब्लिक सेक्टर पर ध्यान दिया था। और अब बात करें टिल 1980 ऑल द थ्री कंट्रीज हैड अ सिमिलर ग्रोथ रेट एंड द पर कैपिटा इनकम। 1980 में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की पर कैपिटा इनकम भी सेम थी, नेशनल इनकम भी सेम थी, ग्रोथ भी सेम था। ठीक है, उसके बाद फिर सडनली चेंज होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बात करें चाइना के अंदर, तो चाइना की बात करें 1949 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना। ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें तो आपका चाइना सिचुएटेड ईस्टर्न एशिया, बाउंडेड पैसिफिक ईस्ट एंड द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री द वर्ल्ड, चाइना कनाडा और रशिया के बाद जो है वो एरिया के हिसाब से ज्योग्राफी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2019 के हिसाब से, इसलिए वर्ल्ड में नंबर 1 अभी फिलहाल वही था। अब करंट की अगर हम बात करें, सीटी में अगर क्वेश्चन आता है इंडिया नंबर 1 है, बट अगर हम बात करें एकेडमिक लेवल पे तो आप अभी 2019 के हिसाब से डाटा दे रखा है तो आप चाइना को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे पॉपुलेशन नंबर 1 की बात करें। इकोनॉमी की रिगार्डिंग हम बात करें, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेनिंग जो थी 1958 में स्टार्ट की थी। इसका जो मेन मोटो था यहाँ पे था कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें बढ़ाना है। इंडिया और पाकिस्तान ने काम करा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, इसने काम करा अपना सबसे ज़्यादा इस पर काम करा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, जिसकी वजह से आज आपको देख सकते हैं यहाँ पे घर में, हमारे घर में, सब लोगों घर में मोस्टली आपको चाइनीज आपको आइटम्स मिल जाएंगे। ग्रेट पॉलिटिशियन कल्चर रिवोल्यूशन, इसमें क्या था 1965 के अंदर माओ सेडुंग के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इसमें मेन काम था इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को दूसरी कंट्री में भेजा, जाके यहाँ पे नॉलेज ली और उन्होंने वहाँ की डिमांड के बारे में पता करा कि डिमांड कैसी है। इसी वजह से आप देखें चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में अलग मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अलग मिलेंगे। यही रीज़न है जगह हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो नेचर है लोगों का वो ये है कि चीप मिल जाए, बेस्ट मिल जाए, और जो दूसरी कंट्री में वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। इसी वजह से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया। अगर बात करें चाइना के अंदर 1970
1978 के अंदर हुआ रिफॉर्म, जिसमें रिफॉर्म के जाहिर सी बात है रिफॉर्म का मेन मकसद ही होता है जो चेंजेस नहीं हो पा रहे थे बेटर वो ओपन किया गया था। ओपन डोर पॉलिसी यूज़ की गई चाइना के अंदर, अच्छा टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ किया गया, सारी चीज़ आई। फिर ड्यूल प्राइस की हम बात करें फार्मर्स के लिए और पब्लिक के लिए जो रेट डिसाइड कर रहा है वो गवर्नमेंट करता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अट्रैक्ट हो वो ज़्यादा सेटअप कर सकें। पाकिस्तान की बात करें तो 1971 के अंदर जैसे 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 1971 में सिविल वॉर हुआ, जिसकी वजह से अब जो ईस्ट आपका जो एरिया था वो बांग्लादेश अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें तो हमारा जो मतलब बात करें ज्योग्राफी के हिसाब से तो पाकिस्तान वो आपका साउथ एशिया बॉर्डर सेंटर एशिया और मिडल ईस्ट और वहाँ पे लाइक ईरान से भी मिला हुआ है, अफगानिस्तान से भी मिला हुआ है, तो एक बीच में ही है अगर देखा जाता है। पॉपुलेशन लैंग्वेज की बात करें तो 6 पॉपुलेशन कंट्री था द वर्ल्ड में 212 मिलियंस, और यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज है वो आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। अच्छा इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स इकोनॉमी सिस्टम है, यहाँ पे बेसिक इकोनॉमी यानी प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों सेक्टर हैं, यहाँ वेरियस पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई। ग्रीन रेवोल्यूशन सेम इंडिया की तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इसमें पाकिस्तान में भी हुआ, पर प्राइवेट सेक्टर का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ाई गई, पहले कम थी, और फाइनेंशियल सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हुआ, जैसे वेस्टर्न नेशन की बात करें या आपका लोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा दे रखे, और रिफॉर्म जो होता है वो 1988 को हुआ था। अच्छा हम बात करें पे इंडिया पाकिस्तान चाइना की, अब हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन की बात करें अगर हम अकॉर्डिंग टू डाटा 2017 और 18 के अकॉर्डिंग, तो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन थी वो आपका चाइना की थी, उसके बाद फिर इंडिया की, देन पाकिस्तान की। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा थी वो थी आपको 1.03 इंडिया की, सॉरी वेल पाकिस्तान की थी। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें 2.05 पाकिस्तान की थी, देन इंडिया की थी, देन चाइना की। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में 455 इंडिया, 148 चाइना और 275 पाकिस्तान। सेक्स रेशियो की बात करें तो 924 जो है आपका इंडिया का था, और चाइना में 949 था, और पाकिस्तान में 943 था। फर्टिलिटी रेट 2.2 था इंडिया का अंदर, और चाइना में 1.7 था, और पाकिस्तान में 3.6 था। अर्बनाइजेशन की बात करें तो सबसे कम जो लोग थे उस टाइम की अगर बात करें 2017-18 के 34% थे अर्बनाइज इंडिया में, और इससे ज़्यादा थे पाकिस्तान का 37 और चाइना में 59 था। और इस तरह की जो टेबल है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, टेबल देके आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो आपको सिर्फ उसके अंदर कंटेंट्स एक्सप्लेन करना होता है जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा अगर बात करें जीडीपी के हिसाब से तो 1980 और 1990 के हिसाब से बात करें इंडिया में 5.7 था जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जो कि 2015-17 में 7.3 हो गया, चाइना में 10.3 था जो रिड्यूस होकर 6.8 हो गया, और पाकिस्तान में 6.3 था जो कि रिड्यूस होकर 5.3 हो गया। परचेजिंग पावर पैरिटी अगर बात करें पीपीपी इसीलिए क्या था कि इंडिया पाकिस्तान चाइना ये आपस में कह रहे थे भाई हमारी करेंसी बेटर है, हमारी करेंसी बेटर है, तो उनको खत्म करने का सबको बेस्ट तरीका ये था कि इन्होंने यूएस डॉलर को ले लिया, खत्म बात, इसको हम प्रायोरिटी मारी कि इसी बिहार में जो है हम अपना सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सारी चीज़ें मेजर करेंगे। ग्रॉस वैल्यूडिटी की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में 16 था, जबकि चाइना में 7 था, पाकिस्तान में 24 था। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में 30 था, 41 था चाइना में, और पाकिस्तान में 19 था। और सर्विस सेक्टर की बात करें तो 54, 52, 57 था। जबकि ड्यूरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की बात करें तो 43% वर्कफोर्स जो था एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया का था, चाइना का 26 था, और पाकिस्तान का 41 था। और बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो 25, 28, 24 था, और सर्विस सेक्टर में 32, 46 और 35 था। ये कुछ हमारे डाटा से इसके रिगार्डिंग में बात करें। अच्छा हम बात करते हैं इसमें सेप्टर क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे कि 1917 टू 1919 और 2017 टू 2019 के बीच में जो HDI की इन्होंने हमको एक टेबल दे रखी है कि ये इंडेक्स वैल्यू की बात करें तो 0.64 था इंडिया का, चाइना का 0.76 और पाकिस्तान का 0.55। जितना नियर बाई 1 के होगा उसको बेटर माना जाता है। रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक 130 थी, और पाकिस्तान की 154 और चाइना की थी 87, इतना ज़्यादा गैप था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करें 69.7 था इंडिया का, चाइना का था 76.9 और पाकिस्तान का 67.3। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस दे रखी सारी। अच्छा तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिबर्टी इंडिकेटर सेपरेट क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकता है। लिबर्टी इंडिकेटर होता क्या है? तो लिबर्टी इंडिकेटर हम बात करते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर मे बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन द सोशल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी चीज़ है कि आपको अपने राइट्स रखने का अधिकार है, आप अपने राइट्स रख सकते हैं, कोई भी इश्यूज हैं आप गवर्नमेंट सामने रख सकते हैं, और आप उसको लाइक RTI राइट इन्फॉर्मेशन तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट तो आपका लिबर्टी इंडिकेटर मानता है।
इस तरह से आपका ये टॉपिक था सारा।